हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और उसके अलावा शाकंभरी योजना को कवर किया था। आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट योजना को कवर करने वाले हैं। ये योजना थोड़ी सी बड़ी योजना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, क्योंकि ये करंट में ये योजना चल रही है और 1-2 वर्ष पहले ही प्रारंभ हुई है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो भी चीज मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूं उसको एकदम बढ़िया से नोट करिएगा। और अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं इस योजना के बारे में, तो आपसे इस योजना के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे छूटेगा नहीं। और जो भी डाउट हो सकता है इस योजना से रिलेटेड, उसको यहाँ पर मैं सब चीज को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको ये योजना एक बार पढ़ने के बाद आसानी से याद हो जाए, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। आज की योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसको PMKMY प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये योजना चालू करने से पहले कल का एक क्वेश्चन जो कि कमेंट में पूछा गया था, तो उसको मैं यहां पर बता दे रहा हूं। कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे PM किसान योजना के नाम से जाना जाता है। तो कमेंट में किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर जो छत्तीसगढ़ में इस योजना के लाभार्थी कितने हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। PM किसान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो लाभार्थियों की संख्या है वो है 34.84 लाख, यानी 34,84,000 लगभग छत्तीसगढ़ के लाभार्थी हैं। तो PM किसान योजना के अंतर्गत कितने किसानों को छत्तीसगढ़ में लाभ मिल रहा है? वो है 34.84 लाख। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जिन्होंने भी कमेंट में पूछा था उसको नोट कर लेंगे, आप सभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसे PMKMY प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये योजना क्या है? यह योजना देश में सभी भूमि धारक लघु व सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यानी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना है। किसके किसके लिए? लघु व सीमांत किसान के लिए। यानी ऐसे लघु व सीमांत किसान जो अपनी भूमि धारण करते हैं, जिनके पास खुद की स्वयं की भूमि है, तो ऐसे लघु व सीमांत किसान इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए पात्र हैं। अगला पॉइंट, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ है? इस योजना की औपचारिक शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई है। नोट करिएगा, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को हुई है। अब ये योजना किसके किसके साझेदारी में चल रही है? ये योजना भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC प्लस कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन चल रही। तो जो भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वो और LIC की साझेदारी से ये योजना को चलाया जा रहा है। तो वर्तमान में हमारे कृषि व किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार के कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? तो याद रखिए कि जो हमारी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है ये किनके किनकी भागीदारी से चल रही है? LIC प्लस आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उनकी साझेदारी से योजना चल रही है। अगला पॉइंट, ये योजना एक स्वैच्छिक योजना है। स्वैच्छिक योजना कहने का मतलब ये है कि जो लघु व सीमांत किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो स्वतंत्र है लाभ लेने के लिए। जो नहीं लेना चाहता वो नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये योजना एक स्वैच्छिक योजना है। जो भी लघु व सीमांत किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो इस योजना के लिए पात्र है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार कृषि और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से पेंशन निधि के पात्र लाभार्थी द्वारा अंशदान के बराबर राशि का अंशदान किया जाएगा। ये वाला पॉइंट जब मैं यहां पर आऊंगा ना तब आपको समझाऊंगा अच्छे से। अगला पॉइंट है लाभार्थी द्वारा भुगतान मासिक रूप से किया जाता है। यानी लाभार्थी जो है इसमें कुछ अंशदान लाभार्थी का रहता है, उसको हर महीने कुछ ना कुछ राशि जमा करनी पड़ती है। तो लाभार्थी का अंशदान जो है वो मासिक रूप से जमा करेगा, लेकिन लाभार्थी के पास ये विकल्प रहेगा कि वो चाहे तो 3 महीने में एक बार राशि जमा करे, या 4 महीने में एक बार राशि जमा करे, या 6 महीने में एक साथ राशि जमा करे।
तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो यहाँ लाभार्थी है वो प्रति माह पैसा जमा करता है, लेकिन अगर लाभार्थी को लगता है कि उसको 3 माह में करना है तो 3 महीने में करेगा, 6 माह में करना है 6 महीने में करेगा, या 4 महीने में करना है तो 4 महीने में उसके पास विकल्प रहता है। अगला पॉइंट, मासिक योगदान की राशि 55 से 200 रुपए होगी। मासिक योगदान जो लाभार्थी देगा वो 55 से 200 रुपए होगा। इसको हम यहाँ पर कवर करते हैं यहाँ पर, और ये पॉइंट है लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसको याद रखिएगा कि इस योजना के जो पात्र लाभार्थी उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। अब मैं जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखा है उसको इस टेबल के फॉर्म में मैं समझा रहा हूं। तो सबसे पहला है प्रवेश आयु। तो इस योजना का जो लाभ लेना चाहते हैं लाभार्थी, उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा व्यक्ति जो लघु व सीमांत किसान है और वृद्धावस्था पेंशन पाना चाहता है, तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत अगर उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है तो वो इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ये लिखा है अधिवर्षिता आयु। अधिवर्षिता आयु कहने का मतलब यहां पर यह है कि वो व्यक्ति जब 60 वर्ष का हो जाएगा तो उसके बाद उसको पेंशन की राशि मिलेगी। और वो व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है, ठीक है, और वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो वो 18 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करेगा, और जब तक वो 60 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो राशि को जमा करता रहेगा। इसमें हर मासिक तिमाही जो भी वो तय करेगा उस हिसाब से राशि जमा करते रहेगा। कब तक? 60 वर्ष की आयु तक। और जैसे ही वो 60 वर्ष का हो जाएगा उसको जो है अपनी राशि पेंशन के रूप में मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां पर आप लोगों को ये डाउट आया होगा जब मैं बोल रहा हूं कि भाई इस योजना के लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के बीच ही हैं, तो यहाँ पे 60 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट क्या है? तो अच्छे से समझिए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक चीज देखिए, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करता है तो उसको प्रति महीना 55 रुपए जमा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है और इस योजना में एंटर करता है तो उसको प्रति महीना 55 रुपए जमा करना पड़ेगा, और उसके एवज में साथ ही जो केंद्र सरकार है वो भी 55 रुपए जमा करेगी, यानी एक महीने में कुल 110 रुपए जमा होगा। ठीक है, याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में प्रति महीना 55 रुपए देना स्टार्ट करेगा, और जब तक वो 60 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक हर महीना 55 रुपए देता रहेगा। ठीक है, और केंद्र सरकार भी हर महीना 55 रुपए देते रहेगी, तो उस लाभार्थी के नाम पे प्रति महीना 110 रुपए जमा हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए लाभार्थी 3 महीने के विकल्प को स्वीकार करता है, यानी 3 महीने में एक बार राशि जमा करना चाहे, तो 55 इंटू 3 कर लीजिए, जितना आएगा वो 3 महीने में एक साथ उतनी राशि भी जमा कर सकता है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगला कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति 19 साल का है और तब वो योजना का लाभ लेने के लिए एंटर हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति 19 साल का है और तब योजना का लाभ लेने के लिए एंटर हो रहा है तो 19 वर्ष में व्यक्ति को 58 रुपए प्रति महीना जमा करना पड़ेगा। यानी वो व्यक्ति 19 वर्ष में एंटर कर रहा है तो 58 रुपए प्रति महीने जमा करेगा, और 60 वर्ष की आयु होने तक वो 58 रुपए हर महीना जमा करता रहेगा। ठीक है, सेम केंद्र सरकार भी 58 रुपए जमा करेगी, टोटल 116 रुपए उसके प्रति महीने जमा होंगे। क्लियर है? अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष में एंटर करता है तो उसको 61 रुपए प्रति महीना जमा करना पड़ेगा। 61 रुपए सरकार का अनुदान रहेगा, टोटल 122 रुपए। यानी यहां पर जो हम ये बोल रहे हैं कि वो लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष है, तब वो जब इस योजना के अंतर्गत एंटर कर रहा है तो उसको अपनी 18 वर्ष के हिसाब से उसको 55 रुपए 60 वर्ष की आयु होने तक हर महीने जमा करना पड़ेगा। अगर वही व्यक्ति 21 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहा है तो उसको 64 रुपए प्रति महीना जमा करना पड़ेगा। वही व्यक्ति अगर 40 वर्ष की आयु में इस योजना में एंटर कर रहा है तो उसको 200 रुपए प्रति महीना जमा करना पड़ेगा। यानी ये डिपेंड कर रहा है कि वो व्यक्ति कितने साल का है और कब वो इस योजना में एंटर कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 41 साल का हो गया है
और वो इस योजना के अंतर्गत एंटर होना चाहता है तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, जो पैसे मिलेंगे वो तो 60 वर्ष की आयु होने के बाद मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एंटर इस योजना में वो कब हो सकता है? 18 से 40 वर्ष के बीच में। अगर 18 वर्ष की आयु में जाता है तो उसको 55 रुपए प्रति महीना जमा करना है, यानी 60 वर्ष का जब तक नहीं हो जाता उसको हर महीने 55 रुपए जमा करना होगा। सेम चीज अगर वही व्यक्ति 40 वर्ष की आयु में, अगर कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु में इस योजना में एंटर करता है तो उसको प्रति महीना 200 रुपए जमा करना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो 60 वर्ष का नहीं हो जाता। क्लियर है? तो जैसे ही 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है उसके बाद उसको मासिक पेंशन 3000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो 18 वर्ष की आयु में एंटर किया हो या 40 वर्ष की आयु में एंटर किया हो। लेकिन क्योंकि ये राशि वैल्यू अलग अलग है, इसी के लिए जब व्यक्ति 60 वर्ष की आयु का हो जाएगा तो उसको मासिक रूप से 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहां पर जो बोला है कि केंद्र सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से पेंशन निधि के पात्र लाभार्थी द्वारा अंशदान के बराबर राशि का अंशदान होगा। यानी कहने का मतलब अगर वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहा है और वो प्रति महीना 55 रुपए जमा कर रहा है तो सेम उतना ही हिस्सा गवर्नमेंट भी जमा करेगी। जो गवर्नमेंट का कृषि एवं कल्याण विकास मंत्रालय का विभाग है वो भी उतनी ही राशि प्रति महीना जमा करेगा। तो यहां पर लाभार्थी का अंशदान और गवर्नमेंट का अंशदान दोनों सेम होगा। यही ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला पॉइंट बोला है लाभार्थी द्वारा भुगतान मासिक, त्रैमासिक, 6 माही या 4 माही हो सकता है। तो अगर वो मासिक रूप से जमा करेगा तो 55 रुपए मासिक जमा करेगा। वो 6 माह में एक बार जमा करेगा तो 55 इंटू 6 कर लीजिए, 6 महीने की उतनी राशि हो जाएगी। तो अगर वो 18 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहा था, 19 वर्ष की आयु में, यहां पर एक चीज और समझा दूं, ये मतलब नहीं है कि अगर वो 18 साल का है तो 55 रुपए देगा, 19 साल का हो जाएगा तो 58 रुपए प्रति महीना देगा, 20 साल का हो जाएगा तो 61 रुपए प्रति महीना देगा। ऐसा नहीं है। अगर वो व्यक्ति कितनी आयु में प्रवेश कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो व्यक्ति 18 साल की आयु में ही इस योजना में प्रवेश कर रहा है तो उसको 55 रुपए 60 साल की उम्र तक देना है। ठीक है, यानी हर महीने 55 रुपए। अगर वो व्यक्ति 20 साल की आयु का और तब इस योजना में प्रवेश कर रहा है तो उसको 61 रुपए 60 वर्ष की आयु तक 61 रुपए ही हर महीना देना है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये मत सोचिएगा कि वो 18 वर्ष का होगा तो इतना देगा, 18 वर्ष के बाद वही व्यक्ति जब 19 साल का हो जाएगा तो ये राशि बढ़ जाएगी, वही व्यक्ति 20 साल का जब होगा तो ये राशि बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। वो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से आयु में इस योजना में प्रवेश कर रहा है। जिस आयु में प्रवेश करेगा उस आयु का जो राशि होगा वही राशि उसको 60 वर्ष की आयु होने तक वही देना है। क्लियर है? तो ये अधिवर्षिता आयु का मतलब कि ये राशि कब तक उसको देना है। अगर 18 वर्ष से चालू कर रहा है तो 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए ही देना है। 19 वर्ष की आयु में वो प्रवेश कर रहा है तो 60 वर्ष तक उसको 58 रुपए देना है। 20 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहा है तो उसको 60 वर्ष होने तक 61 रुपए ही देना है। ठीक है, 21 वर्ष की आयु में तो 60 वर्ष की आयु तक उसको 64 रुपए देना है। सेम 40 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश कर रहा है तो उसको 60 वर्ष तक होने तक 200 रुपए प्रति माह देना है। क्लियर है? तो यहां पर सरकार का अंशदान भी सेम रहेगा। दोनों को टोटल कर लीजिए, जोड़ लीजिए तो कुल अंशदान पता चल जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर, यह योजना लघु व सीमांत किसान स्त्री व पुरुष दोनों के लिए है। यानी इसमें कोई भी लघु व सीमांत किसान जो स्त्री या पुरुष यानी मेल फीमेल दोनों के लिए योजना है। अगला पॉइंट, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। यानी वो व्यक्ति जैसे ही 60 वर्ष का हो जाएगा, 60 वर्ष होने के बाद उसको प्रति महीने 3,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा इस योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन कितना है? 3,000 रुपए। अगला पॉइंट, निहित तिथि से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाए। यानी मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है वो 18 वर्ष की आयु था, तब से उसने पैसा इस योजना के अंतर्गत लगाना चालू किया, हर महीने 55 रुपए देना चालू किया 18 वर्ष की आयु से। लेकिन वो व्यक्ति जब 55 साल का हुआ तभी उसकी मृत्यु हो गई, 55 साल का हुआ तभी उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई अभी तो वो योजना के लिए 60 वर्ष का होगा तभी तो उसको मासिक पेंशन मिलेगा।
लेकिन मासिक पेंशन तक पहुंचने से पहले ही 55 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई, तब क्या होगा? तो वही बोला है, निहित तिथि से पहले ही लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो लाभार्थी की जो जीवन साथी होगी, अगर वो आदमी है तो उसकी जो पत्नी होगी, ठीक है, या अगर वो औरत है तो उसका जो पति होगा, उसके पास ये विकल्प रहेगा कि वो जीवन साथी को योजना जारी रखने का विकल्प, यानी जो योजना का लाभ उसको मिल रहा था, उसने 55 साल की आयु तक अपने हर महीने 55 रुपए जमा किए, 18 साल में उसने एंटर किया और 55 साल तक की आयु में हर महीने उसने 55 रुपए जमा किए, लेकिन अभी उसको पेंशन मिलने में 5 साल बचा है। अगर वो 5 साल की राशि और जमा करता तो उसको मासिक पेंशन बाद में मिलता, लेकिन उसकी मृत्यु 55 साल में ही हो गई तो उसके जीवन साथी से ये पूछा जाएगा कि आप ये इस योजना को चालू रखना चाहते हैं, तो जो बाकी 5 साल है उसमें 55 रुपए आप जमा करें, और आप जैसे ही वो 60 साल की उनकी एज आती है, आपको जो है उसका प्रॉपर जितना पैसा है मासिक 3000 रुपए पेंशन मिलने लगेगा। यानी जीवन साथी को यह विकल्प दिया जाएगा कि आप इस योजना को चालू रखें और जो 5 साल की ड्यूरेशन बची है उसमें हर महीने 55 रुपए जमा करते हैं, तो जैसे ही वो 60 साल की आयु जैसी उनकी होती तो आपको उनको पैसा मिलता। सेम अगर उनकी वही 60 साल की आयु जैसी आती है आपको पैसा मिलना, मासिक पेंशन 3000 रुपए चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वह व्यक्ति जो जीवन साथी है वो पहले से ही इस योजना का लाभार्थी ना हो, क्योंकि इस योजना में ये बाउंडेशन नहीं कि परिवार का एक ही सदस्य यहाँ पर लाभ ले सकता है। अगर एक परिवार में 2 व्यक्ति भी आते हैं और उनके पास अलग अलग जमीन है, एक व्यक्ति में पति के नाम पर भी एक हेक्टेयर जमीन है, पत्नी के नाम पे भी 1 हेक्टेयर जमीन है, तो दोनों ही तो लघु व सीमांत किसान के अंतर्गत आए। तो ऐसी स्थिति में अगर उसका जीवन साथी स्वयं ही इस योजना का लाभार्थी है तो ये राशि उसको ये विकल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर वह व्यक्ति पहले से ही लाभार्थी है इस योजना का, यानी जो जीवन साथी वो भी इस योजना का लाभार्थी है, तो ये राशि, ये ऑप्शन जो दिया जा रहा है कि आप 5 साल और पैसा जमा कीजिए तो आपको मासिक पेंशन मिलेगा, वो वाला विकल्प खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, विकल्प का उपयोग नहीं करते तो ब्याज सहित राशि दी जाएगी। एक चीज यहां पर और मैं समझा दूं कि अगर ये विकल्प तो दिया जा रहा है तो उसको 5 साल पैसा भरेगा, राशि मिल जाएगी उतनी, लेकिन वो पहले से ही लाभार्थी है, जो जीवन साथी है वो पहले से इस योजना का लाभार्थी है, तो वो व्यक्ति जिसने 55 साल की आयु होने तक जितना पैसा, थोड़ा सा लाइट चली गई है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, चमकेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर फिर से मैं आ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो 55 साल की आयु तक पैसा भरा है उसकी मृत्यु हो जा रही है तो बाकी 5 साल में उसकी पत्नी को यह विकल्प दिया जाएगा या उसके जीवन साथी को यह विकल्प दिया जाएगा कि वो बाकी 5 साल तक का पैसा भरे और उसके बाद मासिक पेंशन जैसे उसको मिलती वो पेंशन उनको मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर वो खुद ही पहले से लाभार्थी है, यानी जो जीवन साथी है वो स्वयं इस योजना का लाभार्थी है, तो वो पैसा कहां जाएगा? उसके पास तो ये, क्योंकि वो लाभार्थी है तो ये विकल्प तो उसको मिलेगा नहीं, तो उसका पैसा सरकार पेंशन कोष में जमा कर लेगी, यानी अब उस आदमी का पैसा उसके जीवन साथी को नहीं मिल सकता। क्लियर है? याद रखिएगा, जीवन साथी को योजना जारी रखने का विकल्प तभी दिया जाएगा जब इस योजना का लाभार्थी ना हो, ठीक है। अगर वो इस योजना की लाभार्थी है तो वो पैसा डूब गया, समझ लीजिए वो गवर्नमेंट की पेंशन कोष में चला गया। सेम चीज अगर वो जो जीवन साथी उस व्यक्ति का वो लाभार्थी नहीं है, अगर वो जीवन साथी जो है वो लाभार्थी नहीं है इस योजना का, तो उसके पास ये विकल्प है कि वो 5 साल तक और पैसा जमा करे और मासिक पेंशन पा ले। या दूसरा विकल्प ये है कि अगर वो चाहती कि अब मैं इस योजना को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को बोलेगी कि मैं अब इस योजना को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो आप जो है जितने भी राशि उन्होंने जमा की थी, सरकार का अंशदान छोड़ दीजिए, जितनी भी राशि उन्होंने अभी तक जमा की थी उसका ब्याज सहित पैसा मेरे को लौटा दे। विकल्प का उपयोग नहीं करते तो ब्याज सहित राशि दी जाएगी। तो याद रखिएगा, जो ब्याज सहित राशि होगी वो सदस्य का अंशदान का ब्याज होगा, ना कि सरकार के अंशदान को जोड़कर ब्याज होगा। याद रखिएगा,
जितना भी अगर विकल्प का उपयोग नहीं करते तो वो व्यक्ति ने 55 साल के आयु तक जितना पैसा जमा किया था उसके सदस्य के अंशदान का जो है उसका एक ब्याज सहित राशि लौटा दी जाएगी। वो ब्याज की राशि समय समय पर परिवर्तित होते रहती है, तो वो फिक्स नहीं है कितने % ब्याज मिलेगा उसको। क्लियर है। अगला पॉइंट, निहित तिथि से पहले लाभार्थी की मृत्यु और कोई जीवन साथी नहीं है, यानी अगर वह व्यक्ति 55 साल की आयु तक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूं 55 साल, मान लेते हैं वह व्यक्ति की 55 साल में मृत्यु हो जाती है और वो इस योजना का लाभार्थी था, ठीक है, उसकी 55 साल की आयु में मृत्यु हो जा रही है और उसका कोई जीवन साथी भी नहीं है, पति पत्नी भी जो थे वो भी खत्म हो चुके हैं, जो भी थे वो जीवन साथी भी नहीं है, तो वो व्यक्ति एक नामांकित सदस्य का, क्योंकि अगर जिसका जीवन साथी नहीं होता वो अपना एक नॉमिनी बनाता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद इसको पैसा मिलना चाहिए। तो अगर निहित तिथि से पहले लाभार्थी की मृत्यु और कोई जीवन साथी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित राशि दे दी जाएगी। तो ब्याज सहित राशि कौन सी रहेगी? जो सदस्य का अंशदान है उसका ब्याज, सरकार के अंशदान का कोई मतलब नहीं। यानी अगर व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष से पहले ही हो जा रही है तो उस व्यक्ति ने जितना ब्याज सहित जितना राशि जमा किया है वही राशि उसको ब्याज सहित उसके नामित सदस्य को मिल जाएगी, नॉमिनी को मिल जाएगी, अगर उसका कोई जीवन साथी नहीं है तो। अगला पॉइंट, ग्राहक की निहित तिथि के बाद मृत्यु हो तो जीवन साथी को पात्र पेंशन का 50% मिलेगा अगर वो लाभार्थी नहीं है। यानी अगर वह व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पार कर लिया है, ठीक है, और उसकी मृत्यु 62 वर्ष की आयु में हो जा रही तो वो 2 साल तक तो उसको पूरी पेंशन मिली होगी। तो अगर कोई निहित तिथि यानी 60 वर्ष की आयु होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो जीवन साथी है उसको मिलने वाली पेंशन का 50% पेंशन उसके जीवन साथी को मासिक रूप से मिलने लगेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु 62 वर्ष की में हो जा रही है और इस योजना का लाभार्थी है तो उसकी जो जीवन साथी होगी उसको, क्योंकि 3000 रुपए मासिक मिलता है तो उसका 50% कितना हुआ, 1500 रुपए मासिक पेंशन उसके जीवन साथी को मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब निहित तिथि के बाद यानी 60 वर्ष के आयु के बाद अगर लाभार्थी की मृत्यु हो रही है तब की बात है। अगला पॉइंट, ग्राहक की मृत्यु के साथ साथ जीवन साथी की मृत्यु पर राशि पेंशन कोष में चले जाएगी। यानी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसका कोई जीवन साथी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति 60 वर्ष के बाद मर रहा है। अगर व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष के बाद हो रही है और उस समय उसके साथ ही जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है या जीवन साथी भी नहीं है उसका कोई, तो ऐसी स्थिति में वो राशि जो है वो पेंशन कोष में चली जाएगी, उसके नामित सदस्य को नहीं मिलेगी। नामित सदस्य को कब मिलती है? जब उस व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष के पहले हो जाती है तो व्यक्ति ने जो पैसा जमा किया था उसके ब्याज मिलता है, ठीक है, ब्याज सहित राशि मिलती। लेकिन अगर व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष के बाद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्योंकि 60 वर्ष उसने पूरा कर लिए उसके बाद उसकी मृत्यु हो रही है तो उसका जो जीवन साथी भी नहीं है तो नामित सदस्य को कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा पेंशन कोष में चला जाएगा। अब देखते हैं अपवर्जन मानदंड। अपवर्जन मानदंड का मतलब यह है कि इस योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता। तो पहला, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी निधि संगठन स्कीम में शामिल लाभार्थी। यानी अगर कोई व्यक्ति इस योजना के लाभ लेने से पहले अगर राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का लाभार्थी है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम का लाभार्थी है या कर्मचारी निधि संगठन स्कीम का लाभार्थी है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। सेकंड, वे किसान जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विकल्प चुना है। यानी अगर किसी किसान ने इस योजना को ना चुनकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को चुना है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अगला पॉइंट, अगर जिन किसानों ने लघु व्यापारी मानधन योजना का विकल्प चुना है वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि या तो श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा या लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ मिलेगा या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ मिलेगा। तीनों में किसी एक का लाभ भी उसको मिल सकता है। और सेम चीज जो हमने कल भी अपवर्जन में पढ़ी थी कि कोई व्यक्ति एनआरआई हो यानी परिवार का कोई सदस्य एनआरआई हो, आयकर दाता हो, संवैधानिक पद पर हो या आपका साथ साथ कोई विधायक हो, सांसद हो
या नगर निगम का महापौर हो, ठीक है, ये सब हमने कल भी पढ़ा था। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं होते। सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी है। यानी अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर जो भी उसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इसका पात्र नहीं होगा। अगर उसके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता है तो भी इस योजना का पात्र नहीं होगा। परिवार का कोई सदस्य एनआरआई है तब भी वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। तो जो कल हमने किसान सम्मान निधि में जितने भी पॉइंट पढ़े थे वो इस योजना पे भी लागू होते हैं। तो उसको मैं फिर से यहाँ पर नहीं डिटेल में बता रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।